दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 की पहला चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। तो टोटली हम डेली टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे। आज का टॉपिक में डिस्कशन है कि चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है और मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चार्ज की प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखेंगे कि चार्ज होता है ट्रांसफरेबल होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। चार्ज कंजप्ट के बारे में पढ़ेंगे, इनवेरियंस ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो पहला चीज देखेंगे कि चार्ज ऑफ कंडक्शन, चार्ज ऑफ इंडक्शन, चार्ज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में टोटली आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो लेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चार्ज। तो आज हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है, वो टॉपिक 12 का फर्स्ट फिजिक्स के चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं चार्ज क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज का डिफिनेशन क्या होता है। तो चार्ज एक प्रकार की मैटर का प्रॉपर्टीज है। तो चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच matter experiences electric and magnetic effect। यानी कि जो चार्ज होता है वो मैटर का प्रॉपर्टीज है, जो दिखाता है, क्या दिखाता है, इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत एंड मैग्नेटिक यानी कि चुंबकीय, मतलब विद्युत और चुंबकीय प्रभाव को दर्शाता है चार्ज। ठीक है, तो हम समझेंगे कि चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, यानी कि मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब समझेंगे कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता क्या है। यानी कि एक प्रकार की सिंगल थिंग है, इसके अंदर जाकर के फर्दर आप इसको डिवीजन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि एक प्रकार की चार्ज एक प्रकार की सिंगल थिंग है। ओके, इसको फर्दर जाकर के आप डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखेंगे कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। तो इंट्रिंसिक के बारे में हमने बता दिए। फिर इसके नीचे देखेंगे कि चार्ज जो होता है ना, से एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में समझेंगे। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तो अगर कोई भी एटम होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी सिस्टम होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को यानी कि इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, यानी कि लॉस द इलेक्ट्रॉन, देन उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, प्राप्त करता है, वो नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है, व्हेन लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, यानी कि लॉस द इलेक्ट्रॉन, डायरेक्ट ई की साइन द्वारा हम सूचित कर दे रहे हैं। फिर यहाँ आता है कि गेन द इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, यानी गेन द इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे कि अगर लाइक चार्जेज आता है, दो अगर लाइक चार्जेज मान के चलते हैं कि ये पेन है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि लाइक चार्ज यानी कि दोनों का कैप है, यानी कि लाइक एक जैसा है। अब दोनों को अगर लाइक चार्ज को सामने लाएंगे तो वह रिपेल करेगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को धक्का देने का काम करेगा, अलग हटाने का काम करेगा। लेकिन उसी दौरान हम अनलाइक चार्ज ले लाते हैं, यानी कि एक उल्टा एक सीधा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो ये अट्रैक्शन करेगा। यानी कि लाइक चार्ज जो होता है ना, लाइक चार्ज एक दूसरे को, दो लाइक चार्ज को लाने पर वो एक दूसरे को रिपल्शन फोर्स लगाते हैं, जब अनलाइक चार्ज लाते हैं तो वो अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ हम समझाते हैं कि जो लाइक चार्ज होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है, रिपेल करेगा। और जो अनलाइक चार्ज होता है तो वो अट्रैक्ट करता है। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने टोटली समझा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक प्रकार की मैटर का प्रॉपर्टीज है, और मैटर का प्रॉपर्टीज मतलब ये दिखाता है, क्या दिखाता है, तो चुंबकीय एंड विद्युत इफेक्ट को दर्शाता है, प्रभाव को दर्शाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट को दर्शाता है। फिर मैंने देखा कि चार्ज क्या होता है, तो चार्ज एक प्रकार की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज कहने का अर्थ क्या होता है, तो चार्ज एक सिंगल थिंग है, उसको फर्दर जाकर के अंदर उसके इनर मतलब आप और जाकर के डिवाइड नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है,
ऐसे हम समझ सकते हैं कि मास है, तो मास आप कैसे उसको और अंदर जाकर के उसको फर्दर डिवाइड कैसे कर सकते हैं? हम तो जानते हैं कि मास है, इतना मास है, हम कहेंगे कितना मास कैसे है, और कई प्रकार के नहीं कह सकते इतना किया है, तो हम लोग मास को एक सिंगल थिंग में रखते हैं और इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी कि मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, उसी प्रकार से चार्ज भी एक प्रकार के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो या फिर मैंने नीचे देखा कि चार्ज का जो प्रकार होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज कब होता है? जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। फिर मैंने देखा कि लाइक चार्ज आता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और लाइक चार्ज आता है वो दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज और मास में डिफरेंस क्या है। चार्ज और मास में डिफरेंस है क्या, तो हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। एक ई मास है, ई चार्ज है। तो पहला चीज होता है, तो हमने तो एक सिमिलरिटी को देखा कि चार्ज भी एक प्रकार के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है, और मास भी एक प्रकार के इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। तो दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है। इंट्रिंसिक मतलब हमने दिखा दिया, मतलब समझा ही दिए हैं, ये सिमिलरिटी है दोनों का, मतलब दोनों ही एक प्रकार के सेम गुण है कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। फिर हम सेकंड थिंग देखेंगे कि जो चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होता है। लेकिन मास मास तो हम खुद जानते हैं कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है, मास नेगेटिव कैसे होता है? तो मास हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि मास को पॉजिटिव रखते हैं, और एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। फिर हम देखेंगे कि जो चार्ज होता है ना, चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, यानी कि चार्ज जो होता है से स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, बदलता नहीं है, यानी कि चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, यानी कि जो चार्ज होता है वो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, बदलता नहीं है। अगर आप बस से जा रहे हैं, आपके पास एक कोई भी है, उसके पास 5 कूलम यानी कि 5 कूलम उसके पास चार्ज है। ठीक है, तो अगर हाँ, यहाँ पर हम थोड़े से साइड में डिस्कशन कर लेते हैं कि चार्ज का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है कूलम, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में हम थोड़ा वहां भूल गए, इसलिए यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं कि चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। कूलम होता है, इसे सी द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला अगर डिस्कस कर लेते हैं, इसका डायमेंशन होता है 80। इसका डायमेंशन क्या होता है? 80 होता है। तो यानी कि ऐसा यूनिट, यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम होता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि चार्ज को हम क्यू द्वारा सूचित करते हैं, यानी सिंबल है क्यू। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जगह में हमने डिस्कस कर लिया कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी था। हर जगह यूज करेंगे कि चार्ज को कैसे सूचित करेंगे, डायरेक्ट शॉर्ट मारेंगे, और उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैं बस में बोल रहा था कि बस में एक कोई भी हो, उसके पास 5 कूलम आवेश हो, यानी 5 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो चार्ज का ऐसा मात्रक हमने बता दिया, कूलम होता है। तो 5 कूलम उसके पास चार्ज है, तो बस में जा रहा है, तो उसके पास कोई डिफरेंस नहीं होगा, बदलेगा नहीं, स्पीड के साथ नहीं चेंज होता। 5 कूलम रहेगा तो 5 कूलम ही रहेगा, या तो वो रेस्ट में हो, या तो वो मूव कर रहा हो, स्पीड के साथ हो, कोई वहाँ पे मतलब कोई डिपेंडेंस नहीं है। वो एक प्रकार की ऐसा चीज है कि यानी कि वो हमेशा एक मतलब रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, स्पीड के साथ वेरी नहीं करेगा। लेकिन मास में कंट्रक्शन अलग हो जाती है। तो मास जो होता है ना, मास वेरीज विथ स्पीड। मास जो होता है, मास वेरीज विथ स्पीड। मास जो होता है ना, वेरीज करता है, बदलता है स्पीड के साथ। अभी हम रेस्ट में है, एक तो हम मान के चलिए कि अभी रेस्ट पोजीशन में मेरा जो वेट है एक्चुअली में 50 kg है। तो 50 kg जब मेरा वेट है, तो अगर हम दौड़ना चालू कर देते हैं तो ये वेरीज करेगा, कुछ ना कुछ बदलेगा, और कुछ ना कुछ समथिंग ये ज्यादा हो जाता है, कम नहीं होता है, मतलब ज्यादा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, मेरे मास जो होता है वेरीज कर रहा है। अभी हम रेस्ट पोजीशन में है तो हम 50 kg के हैं, लेकिन दौड़ने लगे, मूव करने लगे, तो ये 50.0001 समथिंग हो जाता है, यानी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मूव करने पर थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो मास जो होता है वेरीज करता है स्पीड के साथ। ये चीज समझ गए। इसको हम एक इक्वेशन द्वारा भी समझ सकते हैं। वो इक्वेशन बहुत सिंपल है, एम इज इक्वल टू एम नॉट किया है सर, तो मास है रेस्ट पोजीशन का, डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यानी सी क्या है सर? स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि एम नॉट है, यानी कि रेस्ट ऑफ मास, ये स्पीड ऑफ लाइट, ये स्पीड ऑफ लाइट है।
और ये एक्चुअली में मूव करने पर जो आता है। तो आप यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, थोड़े बहुत तो समझ सकते हैं कि ये रेस्ट ऑफ मास है, और रेस्ट ऑफ मास बराबर अगर हम निकालते हैं तो ये आ करके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा आप सोच सकते हैं। नीचे जो है ये वो यहाँ हम थोड़ी सी सी है, यहाँ पे सी है स्पीड ऑफ लाइट v स्क्वायर बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हम समझा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं कि अगर हमको एम नोट निकालना है, हम देख रहे हैं कि स्पीड के साथ कैसे वेरीज करता है। तो स्पीड के साथ वेरीज करने के बाद हम एम नोट हमने बताया कि रेस्ट ऑफ मास है, रेस्ट यानी रेस्ट पोजीशन में जो मास होता है रेस्ट ऑफ मास है। अब यहाँ समझाते हैं कि कैसे वेरीज करता है। तो यहाँ एम इंटू रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पहले समझिए और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ न कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर तो हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ मूव करेंगे तो कुछ न कुछ समथिंग तो उसमें ऐड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हम समझाने का प्रयास कर रहे थे कि चार्ज होता है जो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, और चार्ज होता है जो स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, जो मास होता है ना स्पीड के साथ वेरी करता है। और हम थर्ड डिफरेंस के बारे में हम समझते हैं। स्पीड थर्ड डिफरेंस क्या होता है, हमने इक्वेशन के द्वारा हमने समझा दिया कि मास वेरीज विद स्पीड। थर्ड डिफरेंस हमने देखा है। थर्ड डिफरेंस होता है कि जो चार्ज होता है ना डिपेंड्स होता है मास के ऊपर, यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। और हमने डिस्कशन फर्स्ट चैप्टर में मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कशन किया था कि चार्ज इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर के पास मास होता है। मैटर तभी हो सकता है जब उसके पास मास हो, डायमेंशन हो, यानी कि उसके पास कुछ वॉल्यूम हो। उसी प्रकार से हम यहाँ समझ रहे हैं कि चार्ज है ना प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का है, तो चार्ज कभी भी मास के बिना मतलब एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो चार्ज इज टोटली यानी चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, यानी मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ मास है ना, सिर्फ मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी कि मास जो है से चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज जो होता है ना मास के बिना, चार्ज जो होता है मास के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हमारे चार्ज और मास में डिफरेंस था। हमने देखा कि चार्ज और मास में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट में मैंने समझा कि है, लेकिन ये डिफरेंस नहीं था, ये सिमिलरिटी था, ये दोनों सेम था, ठीक है। सेकंड थिंग मैंने देखा कि चार्ज जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, लेकिन जो मास होता है ना हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। फिर मैंने थर्ड पोजीशन में मैंने देखा कि चार्ज डू नॉट वेरी विद स्पीड, यानी कि चार्ज कभी भी स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है, बदलता नहीं है। हमने एक एग्जांपल के द्वारा भी समझा कि एक बस में है, उसका 5 कूलम चार्ज है, तो वो वेरीज नहीं करेगा 5 कूलम पे 5 कूलम रहेगा। लेकिन जो मास होता है ना वेरीज करता है विद स्पीड, यानी कि स्पीड के दौरान यानी स्पीड के साथ जो मास होता है ना वेरी करता है। मैंने बताया कि मेरा वेट 50 kg है, मैं दौड़ने लगा तो उसमें कुछ न कुछ ऐड हो जाएगा। मैंने एक इक्वेशन के द्वारा भी मैंने समझाया था, इस इक्वेशन के द्वारा मैंने समझाया, ऐसा था, आपको लगभग समझ आ गया, ठीक है। फिर मैंने फोर्थ चीज में देखा कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, चार्ज कभी भी मास के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, विदाउट मास यानी मास के बिना कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जो चार्ज होता है। लेकिन मास जो होता है ना, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट मास, विदाउट चार्ज, यानी कि मास होता है चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। ये डिफरेंस था, यहाँ पे मैंने समझा कि डिफरेंस किस प्रकार से है, और बहुत अच्छा आपको समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट समझेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होता है। एक नोट पॉइंट में देखेंगे, एक नोट पॉइंट में एक बहुत अच्छा चीज है, वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस, ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस, या चेंज बोल सकते हैं, यानी कि ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस। अब ये क्या कहने का अर्थ हुआ, आप सोच करके देख सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट, समझ करके चलते हैं कि मान के चलिए कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम है, कोई एक प्रकार के सिस्टम है, मान के चलते हैं। अब इसके पास अगर एक इलेक्ट्रॉन, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागने का अर्थ क्या होता है, तो अगर यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, किस ऊपर त्यागेगा, पॉजिटिव साइन, त्यागना,
यानी कि कुछ न कुछ वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है। तो जब वो वन इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो एक इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन हमको बाहर निकल गया, बाहर निकल के चला गया, हम नहीं समझ रहे कहाँ गया। तो ये कहाँ गया, तो आप तो केमिकल बॉन्डिंग में क्लास 11 में ही पढ़ चुके हैं कि एक मेटल होता है, मेटल होता है, वहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है, ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इससे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल रहा है, लॉस द इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कुछ न कुछ तो इसका मास में चेंज होगा, इसका मास डिक्रीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो मास डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसका तो मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कुछ न कुछ तो मास होता है, यानी कि 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, ये नगण्य के बराबर ही है, लेकिन कुछ न कुछ तो है। यानी कि इसका मान के चलिए कि 20 केजी वेट है, 20 केजी की कोई सिस्टम था, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसने त्याग रहा है, 20 केजी की कोई मेटल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो उसका 20 में से कुछ ना कुछ समथिंग तो सब्ट्रैक्ट तो होगा, इतना तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो कुछ ना कुछ तो कमी आया, हमें दिखता नहीं है लेकिन कमी तो आया। लेकिन अब यहाँ समझेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जाकर के जहाँ ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहा है तो इसका मास जो होता है ना, मास विल इंक्रीज, मास क्या होता है, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के कुछ ना कुछ तो, यानी कि 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी मास तो है ना, तो चेंज तो होगा। तो इसका एक 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 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहा है, तो इसका मास कुछ न कुछ बढ़ेगा, समथिंग 0.0001 समथिंग बढ़ेगा, तो इसका मास इंक्रीज करेगा। तो मैंने समझा कि ऑन चार्जिंग अ बॉडी इट्स मास चेंजेस, ये करेक्ट शब्द है, करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि चेंज होता है, मास चेंज होगा चार्जिंग बॉडी के लिए, वो घटे बढ़ेगा। हमने देखा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, लॉस द इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो उसका मास कुछ ना कुछ घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास होती है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी होता है, ठीक है। तो कुछ न कुछ घटेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, कोई सिस्टम था, वो इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा था तो उसका कुछ न कुछ मास जो है ना इंक्रीज कर रहा था। तो यही टॉपिक था। हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में डीपली डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो होता है ना, वो ट्रांसफरेबल होता है, वो इधर उधर मतलब कहीं जा सकता है, आ सकता है, तो चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। ये तो सोचने वाला थी ही नहीं, ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरी ही नहीं, कि हम लोग जानते हैं कि चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, यानी कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो होता है ना, ट्रांसफरेबल होता है, ये पहला क्वालिटी है, पहला प्रॉपर्टीज है चार्ज का, कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कि चार्ज इज always associated with mass। क्या कह रहा है कि चार्ज जो होता है ना, से always associated होता है with mass, यानी कि चार्ज always associated with mass। ये हम लोग डिस्कस ही करेंगे किस प्रकार से मास पर एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट हम समझेंगे कि चार्ज इज कंजर्व्ड, या हम समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज इज कंजर्व्ड, या चार्ज कंजर्व्ड, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में क्या हम सोच सकते हैं। तो हम लोग काफी सारी बुकों में काफी जगहों पे हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट ओनली इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, या वन एनी ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम डिफिनेशन द्वारा समझाएंगे और फिर इसको गलत भी साबित करेंगे, लेकिन पहले जो बुक में काफी ज्यादा यूज होता है उसको यूज करके बता देते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। तो ये क्या होता है इसके बारे में समझेंगे, कि समझे थोड़ा बहुत हम समझाया। हम लिख देते हैं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed, but it can only transfer from one object या matter to
अनदर ऑब्जेक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं मैटर, यानी कि कहने का ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं यहाँ मैटर। कहने का अर्थ ये है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप चार्ज को सृजन कर सकते हैं, यानी ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही चार्ज को आप विनाश कर सकते हैं यानी बर्बाद कर सकते हैं। तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी यानी वन सिस्टम या वन ऑब्जेक्ट या वन मैटर टू अनदर मैटर। ये चीज मैंने समझा कि आप नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, मैंने यहाँ तक हमने समझा देते हैं कि यहाँ तक क्या डिस्कशन किया, ठीक है। पहले मैंने देखा कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, चार्ज जो होता है प्रॉपर्टीज में देखा चार्ज ट्रांसफरेबल होता है। तो मैंने समझाया जैसे आप लाइन को यूज करते हैं तार के द्वारा, एक तार से दूसरी तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है यानी चार्ज प्रवाह होता है, आवेश गमन करता है, तब वहां पे करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल, ये सिंपल थिंग था। फिर मैंने पढ़ा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, चार्ज जो होता है ना से ऑलवेज एसोसिएटेड होता है, वो मास पर होता है, यानी कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। फिर मैंने थर्ड थिंग को मैंने देखा, थर्ड प्रॉपर्टीज को देखा, चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन, चार्ज इज कंजर्व्ड या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैंने डिस्कशन किया टोटली। फिर मैंने देखा चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट वन मेटर्स टू वन अदर ऑब्जेक्ट या मेटर या सिस्टम या बॉडी बोल सकते हैं। तो ये चीज था, अब यहाँ समझेंगे हम। एक नोट पॉइंट में हम लिखवाने का प्रयास करेंगे कि नोट पॉइंट में बहुत अच्छा चीज है कि द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड system, the total charge of isolated is remains constant, is remains constant या कंजर्व बोल सकते हैं, कंजर्व। कहने का अर्थ है द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड यहाँ पे बोल सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, यानी कि जो टोटल चार्ज होता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो रिमेन्स कांस्टेंट हो जाता है, वो मतलब कांस्टेंट रहता है। समझते हैं? एक मान करके कि मैं हम सिस्टम ले लिया, एक सिस्टम ले लिए, उसमें कुछ चार्जेस था, इसमें 3C था, इसमें 2C था, यहाँ 1C था। तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना है? टोटल चार्ज यहाँ एग्जांपल है, एग्जांपल के द्वारा हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि टोटल रिमेन्स कांस्टेंट कैसे होता है, इस पर कहीं कोई सवाल आ जाए तो कैसे हल करें, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या है, इसके ऊपर कितना है, तो 3C 2C 1C यानी 6 कूलम चार्ज है यहाँ पे टोटल चार्ज। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है, सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमेशा सिस्टम में हम लोग हर समय सिस्टम फाड़ देंगे, कई प्रकार के शब्द यूज करते हैं। तो यहाँ सिस्टम आया तो सिस्टम में देख रहे हैं कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ चार्ज था और इस चार्ज से थोड़ा सा चेंजेस हो गया, थोड़ा सा चेंज होकर के यहाँ मिला टोटल 6C था, यहाँ आ गया -1C, यहाँ 3C। अब कहेगा कि यहाँ क्या होगा, यहाँ प्रश्न करेगा कि यहाँ पे क्या होगा, इस बॉक्स में यहाँ पे कितना चार्ज होगा। तो मैंने क्या पढ़ा है कि द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, यहाँ मैं बोल दिया हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम है, यहाँ ए आइसोलेटेड सिस्टम है, हम समझ जाते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है, लिख देते हैं आइसोलेटेड, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड है। अब हमको कह रहा है कि यहाँ देखिए भैया, ये ऑब्जेक्ट था, ये सिस्टम था, इसमें 3C 2C 1C था, यानी टोटल नंबर ऑफ चार्ज या टोटल चार्ज है वो 6C था, 6 कूलम था। मैंने बता दिया है कि कूलम क्या होता है, अब इसका ऐसे ना। अब यहाँ से चेंज हो रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि यहाँ -1C हो गया, 3C हो गया, तो यहाँ क्या होगा, जो आप अपने से दिमाग लगा सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से चेंज हो रहा है तो हमको रिमेन्स कांस्टेंट लाना, चाहे उसमें कुछ भी परिवर्तन हो जाए, लास्ट में हमको इक्वल कर ही देना है पहले वाला सिस्टम के बराबर। तो यहाँ हम डायरेक्ट निकाल देंगे कि टोटल C था, 6 कूलम था, उसमें से यहाँ C वाला जितना है उसको हम बराबर करके यानी कि इक्विवेलेंट करके हम निकाल सकते हैं, यानी आप सिंपल में सोच सकते हैं। और वो सोच क्या सकते हैं, इक्वल टू 3C, यहाँ -1 है, 1C है, तो यहाँ 3C 2C, अब इधर आके सेपरेट होगा। तो यहाँ अगर हम यहाँ x ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 4C आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ अपने से सोच सकते हैं कि -1 है, तो यहाँ 6 था तो 6 लाना है, तो यहाँ 4C होगा, जहाँ मेरा x बराबर 4C आया है, 4C
4c आ जाएगा, यानी 3 4 माइनस 1 तो 6c बराबर। यहाँ भी टोटल चार्ज 6c हो गया। तो ये हमें एक नोट माइंड में समझना था कि जो भी जो टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है वो रिमेंस कांस्टेंट होता है, कंजर्व्ड होता है। यहाँ एक उदाहरण की तरह मैंने समझा कि ऐसा सवाल आएगा तो आइसोलेटेड दे रखा होगा तो आपको इक्विवेलेंट करके आप आंसर ला सकते हैं। मतलब कोई बॉक्स दे देगा, कहेगा कि इसमें कितना चार्ज होगा, तब बताइए। तो बहुत अच्छा से बहुत सिंपल तरीकों से मैंने चार्ज निकाल दिया। तो आप सोच सकते हैं आपको अच्छा समझ में आया कि नहीं। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा समझ में आ गया होगा। आगे हम देखेंगे, एक होता है पेयर ऑफ प्रोडक्शन। पेयर ऑफ प्रोडक्शन, पेयर ऑफ या पेयर ऑफ नहीं कहिए, पेयर प्रोडक्शन कहिए। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन होता है, एक पेयर इनिहिलेशन होता है। तो पेयर प्रोडक्शन कहता क्या है? तो हमें बहुत से वैज्ञानिकों ने तर्क दिया कि जो चार्ज होता है ना, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मतलब तर्क दिया कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। लेकिन ये जो पेयर प्रोडक्शन होता है ना, वो नाइदर बी क्रिएटेड, यानी कि चार्ज क्या नाइदर बी क्रिएटेड जो शब्द होता है उसको गलत साबित करते हैं, उस डिफिनेशन को गलत होता है, गलत साबित किया जाता है इसके द्वारा। वो इसको पालन नहीं करता है। पेयर प्रोडक्शन में ऐसा होता है कि जो चार्ज होता है ना उसका क्रिएटेड होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। एक यहाँ पे हम न्यूक्लियस ले रहे हैं, न्यूक्लियस ले रहे हैं और ये जो मेरा है ना से ये एक प्रकार के क्या है, एक प्रकार के मैग्नेटिक वेव है, वेव्स लिख दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और एक प्रकार के क्या है, फोटोन है, ये एक प्रकार के क्या है, ठीक है। तो एक प्रकार के फोटोन है, फोटोन जो होता है ना वो मासलेस होता है। मासलेस कहने का अर्थ है उसके पास मास जीरो होता है, मास नहीं होता है, यानी मास जीरो होता है और चार्ज भी जीरो होता है। चार्ज इसका जीरो, यानी टोटल चार्ज बोले तो जीरो होता है। जब इसको हम बम्बार्डिंग करते हैं फोटोन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो एक प्रकार से निकल रहा है, जब इसको न्यूक्लियस से बम्बार्डिंग करते हैं, इसमें से दो चार्ज निकलता है। ये निकला एक चार्ज निकला, थीटा एंगल हम लोग दोनों इक्वल है, थीटा एंगल से निकल रहा है। यहाँ जो होता है ना पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन, और यहाँ जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है, और ये जो पॉजिट्रॉन आता है पॉजिटिव। तो यानी कि दो प्रकार के यहाँ पे पार्टिकल निकला, इसका मास भी होता है, इलेक्ट्रॉन की मास तो समझ रहे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। तो यहाँ पे एक प्रकार के दो प्रकार के चार्ज निकला, दो प्रकार के पार्टिकल निकला। जब हम न्यूक्लियस से बम्बार्डिंग किए फोटोन के पास हमको पता है मासलेस है फोटोन, यानी कि उसके पास मास जीरो है, और टोटल चार्ज यानी फोटोन जो होता है ना उसका चार्ज भी जीरो होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ भी यहाँ हम बम्बार्डिंग किए तो दो प्रकार के पार्टिकल निकला, जो अपोजिट साइन वाला पार्टिकल था, अपोजिट साइन वाला पार्टिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के एंटी का मतलब होता है एंटी नहीं बोल रहा हूँ, एंटी बोल रहा हूँ। एंटी का मतलब होता है विरोध करने वाला। कोई भी व्यक्ति होता है ना आज के जीवन में, हर कोई का एक विरोधी होता है। विरोधी कहने का मतलब कुछ करेगा तो उसको ताना मारेगा हमारे जीवन में। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन के विरोधी है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव साइन, नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल, लेकिन जो पॉजिट्रॉन होता है पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है। तो दोनों एंटी निकला, दोनों अलग निकला। तो यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ जब हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करते हैं, टोटल चार्ज यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल चार्ज अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे होता है कि एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाए, दोनों कैंसिल कटा करके आंसर हो जाएगा, नहीं दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने से जीरो हो जाएगा। यानी कि एक तो है पॉजिटिव प्लस एक है नेगेटिव, तो दोनों कट कटा करके क्या हो जाएगा जीरो। यानी कि टोटल चार्ज जीरो, और इधर भी टोटल चार्ज जीरो है, इधर भी टोटल चार्ज जीरो है, क्योंकि फोटोन के पास कुछ चार्ज नहीं होता है, फोटोन के पास चार्ज जीरो होता है। तो टोटल चार्ज जो है यहाँ भी, यहाँ जीरो है, यहाँ भी जीरो है, दोनों साइड जीरो है। लेकिन यहाँ पे पेयर प्रोडक्शन क्या कहा, पेयर प्रोडक्शन के द्वारा क्या हम समझते हैं, तो पेयर प्रोडक्शन बताता है कि चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं, यानी चार्ज कैन बी क्रिएटेड। तो चार्ज कैन बी क्रिएटेड, उसने बता दिया कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, इसमें यही समझा जाता है चार्ज कैन बी क्रिएटेड।
अब आप सोचिए कि चार्ज क्रिएटेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वहां हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, आप चार्ज को कभी भी सृजन नहीं कर सकते, उत्पन्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखिए कितनी बड़ा काम हो रहा है, यानी कि एक फोटोन है जिसके पास चार्ज है ही नहीं, मास भी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, लेकिन इसको जब न्यूक्लियस से बम्बार्डिंग करा रहे हैं, न्यूक्लियस से जब ये टकराता है, यानी कि न्यूक्लियस से जब ये टकराता है तो ये दो प्रकार के पार्टिकल, दो अपोजिट चार्ज वाले, अपोजिट साइन वाले चार्ज वाले पार्टिकल निकलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन। तो क्या इधर चार्ज न होते हुए भी न्यूक्लियस से बम्बार्डिंग करने पर चार्ज का निर्माण कर दिया मैंने कि नहीं? मैंने नहीं किया, पेयर प्रोडक्शन ने किया, पेयर प्रोडक्शन के शब्दों ने किया, पेयर प्रोडक्शन ने कुछ सर्च किए होंगे, ऐसा शब्द दे दिया पेयर ऑफ प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है कि दो प्रकार के चार्ज निकल जाता है, बाद में तो कटकटा कर जीरो ही हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा होता है कि हम चार्ज को क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ हम बोल देंगे कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, यानी हर जगह फॉलो नहीं होता, लेकिन ये जो होता है ना कुछ जगह डिफिनेशन को फॉलो नहीं करता है, तो पेयर प्रोडक्शन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है, ये बताता है कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि पेयर प्रोडक्शन क्या कहता है, तो पेयर प्रोडक्शन में हम यही समझे कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज जो होता है ना उसको क्रिएटेड कर सकते हैं, यानी चार्ज कैन बी क्रिएटेड, मैंने यही समझा, चार्ज कैन बी क्रिएटेड। अब हम समरी देखेंगे कि पेयर प्रोडक्शन क्या होता है। तो पेयर प्रोडक्शन में मैंने देखा कि एक फोटोन था जो मासलेस था, फोटोन था वो मासलेस था, इसके पास मास जीरो था, चार्ज भी जीरो था, क्योंकि फोटोन यानी कि एक प्रकार के लाइट का एक क्वांटा है, एक छोटा सा पार्टिकल है, छोटे से टुकड़ा के बराबर लिया जाता है। तो फोटोन के पास न तो कुछ मास था न कुछ चार्ज था, लेकिन ये आगे जाकर के चार्ज का निर्माण कर दे रहा है, चार्ज को न्यूक्लियस से बम्बार्डिंग करने से चार्ज बन जा रहा है, चार्ज का क्रिएटेड हो जा रहा है, चार्ज का उत्पन्न हो जा रहा है, और जो फ्लो होता है कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और यहाँ एक और चीज आप सोच सकते हैं, इसके पास मास नहीं था लेकिन यहाँ मास वाले पार्टिकल का निर्माण कर रहा है, कैसे? इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है मास? 1.6 मास, दिस इज चार्ज। इलेक्ट्रॉन की मास कितनी होती है? 9.1 × 10⁻³ 31 kg। और इसका भी पॉजिटिव में होता है, लेकिन इसका भी नहीं होता है, 9.1 × 10⁻³ 31 kg। इसके भी मास होता है, ये जो मास होता है, तो यहाँ मास न भी था तो मास निर्माण कैसे हो जा रहा है? तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे, E बराबर mc², E बराबर mc²। ये जो फॉर्मूला है इसी के द्वारा निकलता है, यानी कि मास न होते हुए भी निकल गया, क्योंकि फोटोन एक प्रकार का एनर्जी है, फोटोन क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है, तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है, और मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मास यहाँ नहीं था तो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ इसी कारण से यहाँ इलेक्ट्रॉन मास आ रहा है, ठीक है। तो m = E/c² फॉर्मूला द्वारा हम यहाँ मास यहाँ जो है ना, मास एनर्जी के द्वारा आ रहा है, ठीक है। एक कंसेप्ट था, मैंने समझा कि ये जो पेयर प्रोडक्शन होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है। आगे हम समझेंगे कि पेयर ऑफ एनिहिलेशन, पेयर ऑफ एनिहिलेशन क्या होता है? पेयर ऑफ एनिहिलेशन, पेयर ऑफ एनिहिलेशन क्या होता है? तो पेयर ऑफ प्रोडक्शन कहा कि वो मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, उसको फॉलो नहीं किया। अब पेयर ऑफ एनिहिलेशन क्या होता है? वो भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता, ये कहेगा कि हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पेयर ऑफ प्रोडक्शन कहा कि चार्ज को हम क्रिएटेड कर सकते हैं, उसको फॉलो नहीं किया। ये कह रहा है कि चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, चार्ज को न तो सृजन कर सकते हैं, न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न उसको बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। लेकिन पेयर ऑफ एनिहिलेशन कहता है कि हम चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि कैसे नष्ट करेगा भैया। तो ये भी कुछ नहीं किए, ये भी कहे कि एक ऐसा चीज लिए, यहाँ पे ये भी उसी प्रकार के लिए पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन हम जानते हैं कि पॉजिटिव साइन वाला चीज है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव साइन वाला पार्टिकल है, नेगेटिव साइन वाला चीज है। अब यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है क्या? हम यहाँ देखते हैं आफ्टर एनिहिलेशन, आफ्टर एनिहिलेशन, आफ्टर इनिहिलेशन हम देख रहे हैं कि आफ्टर इनिहिलेशन या पेयर ऑफ इनिहिलेशन, या पेयर ऑफ इनिहिलेशन नहीं कि पेयर इनिहिलेशन, पेयर इनिहिलेशन समझेंगे, पेयर प्रोडक्शन का पेयर इनिहिलेशन है। अब यहाँ पे गड़बड़ होती है, इसके पास क्या भैया? चार्ज है, एक के पास नेगेटिव चार्ज है, एक के पास पॉजिटिव चार्ज है।
अब यहाँ गड़बड़ होती है, इसने कहा कि हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करेंगे। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कैसे नहीं करता है, पेयर प्रोडक्शन क्या करता है कि वो कहा कि हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, पेयर के चार्ज को हम नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे हो जाता है, एक प्रकार के चीज, एक प्रकार की भी वेव निकालता है ऐसे, और एक दो प्रकार के फोटोन का निर्माण करता है, दो फोटोन्स बनाता है, दो फोटोन का निर्माण करता है और दो अलग अलग फोटोन का निर्माण करता है। और हमने पढ़ा था कि जो पॉजिट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उसके पास तो चार्ज है, लेकिन फोटोन के पास हमने पढ़ा था कि चार्ज नहीं होता है, चार्ज जीरो होता है। तो अब भैया गड़बड़ तो हो गया ना, यहाँ तो चार्ज रहते हुए भी यहाँ डिस्ट्रॉय कर दिया चार्ज को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। कहा कि चार्ज जो चार्ज वाला पार्टिकल था उससे निकाल दिया फोटोन, जिसमें चार्ज है ही नहीं, तो चार्ज कहाँ गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो यही होता है कि पेयर ऑफ एनिहिलेशन जो होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है और पेयर ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं फॉलो करता है। आगे हम समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो हमने ऐसे देखा कि कई मामलों में ऐसा होता है, पेयर ऑफ प्रोडक्शन होता है, पेयर ऑफ एनिहिलेशन होता है, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं करता है। अब सेकंड थिंग हम देखेंगे, तीसरा प्रॉपर्टीज था, पहला प्रॉपर्टीज मैंने देखा था कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, दूसरा चीज मैंने देखा कि चार्ज इज दूसरा प्रॉपर्टीज मैंने देखा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, एंड थर्ड थिंग मैंने देखा चार्ज इज कंजर्व्ड, या हमने देखा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में मैंने देखा। अब फोर्थ थिंग मैंने देख रहा हूँ कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या कहता है, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज है क्या, हम सोच करके देखते हैं कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कुछ नहीं कहता, ये यही क्या चीज कहता है कि जो चार्ज होता है डू नॉट वेरी विथ स्पीड, यानी चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, चार्ज कभी भी स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। इसको समझने के लिए हम एक टॉपिक लेते हैं, एक थिंग लेते हैं। ठीक है, एक एटम ले लेते हैं, एक एटम है, समझते हैं, एक एटम अगर हम लेकर के चल रहे हैं तो बीच में इसके पास क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, लेकिन एटम के बाहर, एटम के एक्सटर्नल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होता है मूव करते रहता है। अब हम यहाँ समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, गति में है, तो यहाँ हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव के साथ चार्ज को वेरीज करता है, यानी कि व्हेन इलेक्ट्रॉन विल मूव अराउंड द एक्सटर्नल ऑर्बिट ऑफ एटम, यानी कि ऑर्बिट में, यानी कि एटम के ऑर्बिट, इन यानी एटॉमिक ऑर्बिट, एटॉमिक एक्सटर्नल ऑर्बिट में मूव करेगा, तो वो अगर चार्ज को वेरीज करेगा तो देन इट्स वेरीज द चार्ज, देन मतलब ऐसे करेंगे, चार्ज वेरीज कर रहा है, चार्ज वेरीज विथ मूव लिखते हैं या फिर स्पीड लिख देते हैं, देन ऐसा होगा कि हम पढ़ते हैं कि एटम जो होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि विद्युत उदासीन होता है। लेकिन अगर वह चार्ज वेरीज कर रहा है मूव के साथ इलेक्ट्रॉन, तो हम कभी नहीं कह सकते कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सकता है, यानी कि देन वी कैन नॉट से दैट एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब कैसे कह सकते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, विद्युत उदासीन होता है। तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, चार्ज डू नॉट वेरी विथ स्पीड, यानी कि चार्ज होता है स्पीड के साथ वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या पढ़ा, फोर्थ जो प्रॉपर्टीज है उसमें मैंने क्या पढ़ा, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में मैंने देखा कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज क्या होता है। तो हमने सोचने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। हमने पहले पढ़ रखा था कि चार्ज के साथ जो चार्ज के साथ स्पीड के साथ जो चार्ज होता है वो वेरी नहीं करता है, बदलता नहीं है, अपना वैल्यू को बदलेगा नहीं, तो हम उसको कैसे सोच सकते हैं। तो हमने लिया एक एटम, अब एटम में हमने क्या किया, एक न्यूक्लियस होता है भैया, एटम के बारे हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। अब चारों तरफ जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो मैंने सुन रखा था एक जगह, वो जगह नहीं मतलब बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे साइंटिस्टों से मैंने सुन रखा था, पढ़ रखा था, जो एटम होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो न्यूट्रल कब होता है, जब एक कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के पास
कुछ ना कुछ चार्ज होता ना। लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जा रही है, मूव कर रहा है तो हर समय बदल रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम होता है या फिर कभी न्यूट्रल होगा? तो ये गलत हो जाता है। तो हम लास्ट में हम कैलकुलेशन निकाल के कहते हैं कि एटम डू नॉट वेरी विथ स्पीड, यानी कि एटम वेरी नहीं करता स्पीड के साथ। ठीक है, 3 वेरिएंट्स ऑफ चार्ज के बारे में मैंने पढ़ लिया। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। उसके बारे में देखेंगे कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में देख रहे हैं। 5 प्रॉपर्टीज है, लास्ट प्रॉपर्टीज है। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्वांटिजेशन का मतलब क्या होता है। तो क्वांटिजेशन का मतलब होता है डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है सर? नॉट कंटिन्यूअस। यानी डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? नॉट कंटिन्यूअस, एक छोटा छोटा टुकड़ा। जैसे हम क्वांटम पढ़ा होगा, एक क्वांटा से बना है क्वांटम। इसका मतलब होता है स्मॉल पैकेट होता है, स्मॉल साइज होता है, छोटे छोटे से बन करके मिला है चार्ज। तो हमने देखा क्वांटिजेशन यानी डिस्क्रीट यानी कि नॉट कंटिन्यूअस, ये ऐसा शब्द होता है। इसके बारे में समझ लेते हैं कि डिस्क्रीट क्या है। तो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी समझते हैं सर। कि क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो मैंने समझा कि चार्ज होता है, डिस्क्रीट होता है और नॉट कंटिन्यूअस के बारे में मैंने समझा। अब यहाँ हमको समझाया जाता है कि द स्मॉलेस्ट चार्ज that exist independently is the charge on 1 electron, यानी 1 electron 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। The smallest charge that exists independently is the charge on 1 electron, यानी कि यह एक प्रकार के स्मॉलेस्ट चार्ज है, छोटे से टुकड़ा है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं द फंडामेंटल चार्ज, यानी कि ये सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। एक चार्ज है, स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े मिल करके चार्ज का निर्माण करते हैं। और वो जो होता है ना, चार्ज का निर्माण कैसे होता है सर? तो चार्ज का निर्माण होता है एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होकर के एक प्रकार के चार्ज का निर्माण करता है। तो यहाँ जब समझे, तो यहाँ पर मूल तरीका से हम एक डिफिनेशन लाएंगे। ये जो डिफिनेशन होता है इसको समझ सकते हैं, लेकिन इससे भी बेटर जो चार्ज का डिफिनेशन वो है कि चार्ज इज always exist in integral multiple of मतलब always exist integral multiple of electron, या आप बोल सकते हैं द फंडामेंटल चार्ज। always exist integral multiple of the fundamental चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज क्या है? 1 p। ठीक है सर। तो क्वांटिजेशन का मतलब हमने समझा कि ये जो चार्ज होता है ना, चार्ज जिसे क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, मैं लिख देता हूँ चार्ज जो होता है ना वो ऑलवेज एग्जिस्ट करता है इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज, यानी फंडामेंटल जहाँ ई है से नंबर, ई है से इलेक्ट्रॉन एंड एन है से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, क्यू है से चार्ज ऑफ बॉडी को शो कर रहा है। तो ये एक प्रकार के नया चीज निकला क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में। आप क्लास 10 में टॉपिक पढ़े होंगे जहाँ विद्युत धारा था। विद्युत धारा में हमने निकाला था कि I इक्वल टू Q बाई टी, जहाँ क्या होता है कि विद्युत धारा इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि आवेश अपॉन समय। अब इसी द्वारा हम निकालते थे Q इक्वल टू IT। ये हमने फॉर्मूला निकाल करके बहुत सारे क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल को क्लास 10 में हल किया था। लेकिन यहाँ इसको न कर करके हमारा जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है एक नए प्रकार का फॉर्मूला ले लाया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। अब इसके ऊपर एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। एन की वैल्यू हमेशा इंटीग्रल होना ही चाहिए, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम उदाहरण लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि 8 एक उदाहरण है 10 to the power minus 19 कूलम।
8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। हमको पता चल गया कूलम किसका ऐसा मात्रक है सर, तो चार्ज का। ठीक है, इसको हल करते हैं। हल करने के बाद हम समझते हैं इसको कि Q इक्वल टू, हमको पता है कि NE होता है, यानी प्लस माइनस नहीं, असल में प्लस माइनस लिखने की कोई जरूरी नहीं है। हम समझते हैं Q इक्वल टू NE। तो Q का मान हमको दे रखा है, N का मान हमको पता है। N का मान कितना 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो N इक्वल टू N हमको निकालना है, कि आप देखेंगे कि N सही आ रहा है कि नहीं। तो N निकालना है तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको हम सोल्व करते हैं तो 18 अपॉन 16 फैक्टर 5, तो N इक्वल टू 5 हो गया कि नहीं। तो N इक्वल टू जो 5 आया से इंटीजर है कि नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, यानी कितना इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें मैंने देखा कि N की वैल्यू इंटीजर आ रहा है, 9 मतलब 5 आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये सही है, ये मेरा जो है से एक सही क्वेश्चन है। अब सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड हम देखते हैं, सेकंड थीम है कि 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं, तो इसको हम हल करेंगे। Q इक्वल टू हमको पता है N होता है कि नहीं होता है, होता है सर। आगे देखते हैं, N इक्वल टू U बाई E हो जाएगा। Q का मान हमको दे रखा है 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। E का मान पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कट कटा करके दोनों कट जाएगा। अब हमको आ जाएगा 8 अपॉन 16, तो हमको पता चल गया 1/2 और 1/2 यानी 0.5। ये हमको मान गलत आ रहा है, क्योंकि N के मान हमको इंटीजर होना चाहिए। N के मान यहाँ इंटीजर नहीं है, ये जो क्वेश्चन है वो मेरा रॉन्ग है, क्योंकि N हमेशा इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं कि गलत हो गया, तो ऐसे हम समझ सकते हैं। तो Q हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज होना चाहिए। तो क्वांटिजेशन में मैंने यही पढ़ा कि Q इक्वल टू प्लस माइनस N ही होता है। प्लस माइनस N के द्वारा मैंने समझा कि किस प्रकार से निकाल सकते हैं N क्या होता है। N में हमें इंटीजर पार्ट आना चाहिए, इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए। ठीक, प्रॉपर्टीज मैंने सारे प्रॉपर्टीज को मैंने खत्म कर दिया। टोटली हम रिवाइज करते हैं कि आज मैंने पढ़ा क्या। फर्स्ट मैंने डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में डिस्कशन किया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड क्या होता है। क्लास 12th का चैप्टर 1 था फिजिक्स का, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में मैंने डिस्कशन किया। तो सबसे पहले उसमें आया टॉपिक में चार्ज के बारे में। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज मैंने देखा कि एक प्रकार के मैटर का प्रॉपर्टीज होता है, जो दिखाता है, क्या दिखाता है सर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कशन किया। उसके बाद मैंने मास एंड चार्ज में डिफरेंस को देखा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या है। तो फर्स्ट मैंने देखा कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है। फिर सेकेंड मैंने देखा कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, चार्ज जो होता है हमेशा एसोसिएटेड होता है मास के साथ। फिर मैंने उसके बाद मैंने देखा कि थर्ड थिंग चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में, चार्ज कंजर्व के बारे में मैंने देखा। फिर पियर प्रोडक्शन के बारे में मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि पियर ऑफ एनिहिलेशन के बारे में देखा। फिर मैंने फोर्थ प्रॉपर्टीज देखा कि इनवेरिएंस ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद 5 प्रॉपर्टीज मैंने क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा। अब लास्ट टॉपिक बचा है वो है कि चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। ठीक है, मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी लिखेंगे। तो टॉपिक आता है मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी मेरा टॉपिक है। इसमें हमने सबसे पहले देखेंगे कि चार्ज ऑफ कंडक्शन, चार्ज ऑफ कंडक्शन क्या है, उसमें हमको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट आता है मेरा चार्ज ऑफ कंडक्शन। चार्ज ऑफ कंडक्शन, चार्ज ऑफ कंडक्शन में हम पढ़ेंगे क्या। तो चार्ज ऑफ कंडक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ पे डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट हम इसको लागू करते हैं फॉर कंडक्टर्स, कंडक्टर्स से फॉर मेटल, फॉर कंडक्टर से फॉर मेटल इसको डायरेक्ट कंटेक्ट कराते हैं। मान के चलिए कि एक ऐसा बॉडी, हमने एक ऐसा सिस्टम लिया जो अनचार्ज है, अनचार्ज, और एक ऐसा बॉडी या सिस्टम लिया जो चार्ज है, जैसे प्लस 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 प्लस, ये चार्ज है। ठीक है, अब हम इसको एक प्रकार के अटैच कराते हैं, कंटेक्ट में लाते हैं। कंटेक्ट में लाने पर ऐसा होता है जो डायरेक्ट कंटेक्ट में आते हैं उसमें चार्ज इधर आ जाता है, यानी दोनों में चार्ज फैल जाता है। दोनों में चार्ज फैल जाता है और बाहर फिर जब इसको अलग सेपरेट करते हैं तभी चार्ज बचा रह जाता है।
ठीक है। तो यहाँ मैंने देखा कि चार्जिंग ऑफ बॉडी, चार्जिंग मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी। तो फर्स्ट में मैंने देखा कि चार्ज ऑफ कंडक्शन के बारे में, जो डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, डायरेक्ट कंटेक्ट आने पर एक चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी, यानी कि एक था मेरा अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज था। अब जब इसको एक साथ कंटेक्ट मिलाते हैं, कनेक्ट होता है, तो इससे चार्ज जो होता है ना सीधा आ जाता है। इससे चार्ज, यानी कि यहाँ एफिशिएंसी ऑफ चार्ज है, और एफिशिएंसी ऑफ चार्ज होने के कारण से चार्ज का गमन हमने बताया था कि चार्ज जो होता है ट्रांसफरेबल होता है, तो चार्ज इधर आ जाता है, तो दोनों फिर चार्जेबल हो जाते हैं। सेपरेट करने के बाद भी दोनों चार्जेबल ही रहते हैं। ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, और ये भी चार्ज हो गया। ठीक है, तो चार्ज ऑफ कंडक्शन के बारे में हमको यही चीज समझना था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड हम देखेंगे चार्ज ऑफ इंडक्शन, चार्ज ऑफ डिडक्शन। चार्ज ऑफ इंडक्शन, के बारे में, चार्ज ऑफ इंडक्शन होता क्या है। तो चार्ज ऑफ इंडक्शन, ठीक है, कि चार्ज ऑफ इंडक्शन क्या होता है समझेंगे। चार्ज ऑफ कंडक्शन समझ गए, अब चार्ज ऑफ इंडक्शन समझते हैं। तो चार्ज ऑफ इंडक्शन हम देखेंगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कंटेक्ट होता है। चार्ज ऑफ इंडक्शन होता है इनडायरेक्ट कंटेक्ट में आता है। इनडायरेक्ट कंटेक्ट होता है, ये भी फॉर कंडक्टर और मेटल्स के लिए लगता है। इनडायरेक्ट कंटेक्ट कहने का मतलब होता है कि मान के चलिए कि फर्स्ट पोजीशन में, ये पोजीशन में हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड है, न्यूट्रल है, और यहाँ लेते हैं ए है, ठीक है। ये हमारा एक प्रकार के एक सिस्टम है जो एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल हम इसको लिख लेते हैं, न्यूट्रल है, लेकिन ये डायरेक्ट कंटेक्ट में आता है। एक चार्ज बॉडी के अगर कंटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, एक चार्ज पार्टिकल को उसके सामने रखा जाए तो क्या होगा। एक चार्ज पार्टिकल को उसके सामने रखा जाए तो ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन वाला है, तो यहाँ पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार से डाइवर्स हो जाता है। यहाँ एक चार्ज पार्टिकल यहाँ जो होता है, ये जो चार्ज है, चार्ज, और ये इसको पुल करके रखा है, खींच करके रखा है। तो यहाँ ऐसा हुआ कि इस बॉडी में, इस सिस्टम में चार्ज सेपरेट हो गए। जो अनलाइक है, अनलाइक हमने बताया था कि अनलाइक चार्ज होते हैं दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अनलाइक चार्ज आया तो यहाँ इस बॉडी के जो पॉजिटिव साइन वाले था वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गया। जो नेगेटिव था साइन वाला था वो उससे दूर हो गया, रिपेल हो गया। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, नियर एंड अपोजिट साइन, डायरेक्ट अपोजिट साइन, एंड फर्दर इन सेम साइन, यानी कि पुल कर रहा है, खींच करके रखा है। इस ओर जो रहेगा ना, यहाँ पॉजिटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव बढ़ाना है। तो मतलब कहने का नियर इन जो होगा ना, वो चार्ज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइन होगा, जो फर्दर इन होगा ना सेम साइन होगा। ठीक है, तो चार्ज मैंने देखा कि इंडक्शन में ऐसा होगा कि इस प्रकार की घटनाएं घटित होगी। अब इसको हम एक नए तरीका से ढंग से समझते हैं कि चार्ज करना है बॉडी, हमको बॉडी को चार्ज करना है। फर्स्ट मैंने देखा कंडक्शन के बारे में, डायरेक्ट कंटेक्ट करा करके हम बॉडी को चार्ज कर रहे थे। इंडक्शन में हमें देख रहे हैं कि डायरेक्ट कंटेक्ट हम नहीं कराएंगे, इनडायरेक्ट कंटेक्ट से हम समझेंगे। इनडायरेक्ट कंटेक्ट यहाँ सी पोजीशन आता है, तो यहाँ पे एक ऐसे चार्ज है, एक चार्ज है 1 2 3, और यहाँ पे जब हम बॉडी रखे तो ये पुल के द्वारा इसको खींच करके रखा था, चार्ज था। तो ऐसे हम चार्ज नहीं कर सकते। यहाँ से एक हम अर्थ एक प्रकार के न्यूट्रल है, अर्थ भी न्यूट्रल है। अर्थ जब न्यूट्रल है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहाँ आते में आ जाएगा। और ये जो है ना टोटली यहाँ जो हमारा जो सिस्टम है टोटली जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि सी डी पोजीशन में हम आते हैं, तो ये जो था पॉजिटिव, इसे नेगेटिव साइन इधर आ गया, क्योंकि तो आना ही चाहिए ना। और ये जो इसको अट्रैक्ट करके रखा है, पॉजिटिव को नहीं आने देगा, लेकिन नेगेटिव को तो ये रिपेल कर रहा है। जाओ भैया तुम जा सकते हो। जैसे कोई दुश्मन को नहीं कहते हैं, कोई घर में दुश्मन आ जाए तो उसको हम लोग जितना जल्दी कहते हैं जल्दी भागो, या कोई अपना आदमी भी आता है तो ज्यादा मतलब
हम लोग भगाने की कोशिश करने लगते हैं। तो जब भी जाए हम लोग खेले, जैसे कोई हित जना है तो बहुत टंग ढंग के एकदम तैयार हो जाते हैं, बहुत शिष्टाचारी दिखेंगे और हित जन को जाते ही, रिलेशन लोग को जाते ही जो घर में माहौल था वही बन जाता है। उसी प्रकार से यहाँ होता है कि अगर हम इसको अर्थ से नहीं लगाते, अर्थ से कंटेक्ट नहीं कराते, तो जो था वही में बदल जाएगा। ये कभी भी चार्ज नहीं होगा, इसको तीर देंगे तो चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब अर्थ से घड़ी लगा, फर्स्ट हम अर्थ से लगाएं तो इससे चार्ज निकल गया, पॉजिटिव होगा, इसको तीर दीजिए तो ये जो टोटल बन जाएगा सिर्फ चार्ज बन जाएगा, चार्ज बन जाएगा। तो मैंने समझने का क्या प्रयास किया, चार्ज ऑफ इंडक्शन में क्या समझा, चार्ज ऑफ इंडक्शन में हमको इनडायरेक्ट कंटेक्ट ला करके बॉडी को चार्ज करना था। एक ऐसा बॉडी था जो न्यूट्रल था, अभी भी यहाँ न्यूट्रल है, अभी भी यहाँ न्यूट्रल है। यहाँ जब गमन किया तो न्यूट्रल नहीं हुआ, यहाँ से आ गया तो यहाँ चार्ज हो गया। तो फर्स्ट पोजीशन में देखा न्यूट्रल था, सेकेंड पोजीशन में मैंने देखा कि जब बॉडी को एक चार्ज पार्टिकल के कंटेक्ट में लाया जाता है, इनडायरेक्ट कंटेक्ट, डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं, डायरेक्ट कंटेक्ट नजदीक लाया जाता है, तो वे जो उसके अपोजिट साइन वाले थे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो सेम साइन वाले थे वो रिपेल होकर के एक साइड हो जाते हैं। तो ये जो सिस्टम था उसको दो भाग में डिवाइड हो जाता है, दो तरीकों में बढ़ जाता है, अपोजिट साइन होता है और फर्दर एंड होता है वो सेम साइन होता है। ठीक है, तो फिर मैंने देखा कि यहाँ से अर्थ से मैंने कंटेक्ट करवा दिया, अर्थ से कंटेक्ट करवाने से चार्ज पार्टिकल बन गया। ठीक है, आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग जो है उसमें चार्ज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में हम समझेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है चार्ज ऑफ फ्रिक्शन। थर्ड पोजीशन है, थर्ड मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी है चार्ज ऑफ फ्रिक्शन। चार्ज ऑफ फ्रिक्शन हम लोग सिंपल समझते हैं, सिंपल जानते भी हैं कि अगर बैलून को अपने बालों से लगड़ते हैं, बैलून को अपने बाल से लगड़ लीजिए, अब लगड़ने के बाद या कुछ लगड़ने के बाद उसको अगर उठाते हैं, बाल से अगर इसे लगड़ रहे हैं, लगड़ने के बाद इसको अगर उठाएंगे बैलून के ऊपर तो बाल भी मेरा खड़ा होने लगेगा। और बाल खड़ा क्यों होता है, या दीवार में हम लोग क्या करते हैं, बैलून लेते हैं, इसको लगड़ कर ऐसे लगड़ करके छोड़ते हैं तो कुछ समय तक वहाँ खड़ा हो जाता है, कुछ समय तक रुकता है बैलून। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ऑफ फ्रिक्शन, वहाँ पे कुछ ना कुछ, वहाँ पे जब लगड़ रहे थे, रबिंग कर रहे थे, तो उस समय कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाता है जो वो भी चार्ज हो जाता है, उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो यहाँ समझेंगे कि एक पिंकी थी, अब पिंकी थी, वो बैलून लेती है, बैलून लेकर के अपने बालों से लगड़ती है। अब बालों से लगड़ती है, ये बैलून है, अब जब वो बालों से लगड़ती है, ऐसे ऐसे लगड़ती है, रब करती है, और जब उसको फिर छोड़ती है, बैलून को मतलब जब ऊपर उठाती है तो घटनाक्रम ऐसे हो जाता है। ये बैलून है और इसका बाल क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वहां पे लगड़ने से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, जिसके कारण से क्या हो गया, इसका बाल खड़ा होने लगा। तो ये फ्रिक्शन के है, चार्ज ऑफ फ्रिक्शन, यानी बॉडी यहाँ की चार्ज हो रहा है, बैलून चार्ज हो गया, इस कारण वो अट्रैक्ट करने लगा। तो यहाँ दीवार के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे लेकर के इसको रबिंग करते हैं, तो रबिंग करने के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे इसका रुकाव होता है, कुछ समय तक रुकता है, अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि बैलून लगड़ने से उसमें चार्ज आ जाता है, तो चार्ज आने से अट्रैक्ट करने लगता है, जिसके कारण कुछ समय लगता है। तो टोटली हमने डिस्कशन आज क्या किया, जो लास्ट टॉपिक था, आज मैंने चार्ज के बारे में टोटली डिस्कशन कर लिया है। चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, और चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, कब क्या होगा, थोड़ी डिस्कशन किया। फिर मैंने देखा कि मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी के बारे में मैंने पढ़ा। फिर उसी में मैंने फर्स्ट पॉइंट मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग ऑफ बॉडी में चार्ज ऑफ कंडक्शन, दूसरे मैंने देखा चार्ज ऑफ कंडक्शन में डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, चार्ज ऑफ इंडक्शन देखा उसमें इनडायरेक्ट कंटेक्ट होता है, फिर चार्ज ऑफ फ्रिक्शन देखा। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है, लेक्चर है, आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक को डिस्कशन करेंगे, जो क्लास 12 की फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।